हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एनएस ऑनलाइन एजुकेशन। माय नेम इज नवीन कुमार। आज हम कवर कर रहे हैं मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन एंड डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग, और इसमें आज हम कवर करेंगे टाइप्स ऑफ मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मेम्ब्रेन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारी मेंबरशिप ज्वाइन नहीं की है तो इसको ज्वाइन कर लीजिए। इसमें आपको गेट और डीबीटी के जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं उनके न्यूमेरिकल के सॉल्यूशन यहाँ पे आपको मिलते हैं। इसके अलावा जो भी गेट एग्जाम और डीबीटी एग्जाम से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियोस हैं वो भी आपको यहाँ पे मिलती हैं। ये हमारा चैनल मैप है और आप इसे इस लिंक के थ्रू ओपन कर सकते हैं। इसके थ्रू एक एक्सेल शीट ओपन हो जाती है जिसमें आपको टॉपिक वाइज अरेंज वीडियोस मिलती हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे गेट का सिलेबस शो किया गया है तो गेट का सेक्शन 4 और उसके जो टॉपिक्स हैं उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे हमने वीडियोस को लिंक यहाँ पे आपको प्रोवाइड किए हैं। इसमें ये भी मेंशन है कि कौन से वीडियो फ्री हैं और कौन से वीडियो सिर्फ मेंबर्स के लिए अवेलेबल है। इसके अलावा आपको यहाँ पर पेपर वाइज भी क्वेश्चन के लिंक मिल जाते हैं। सिलेबस की बात करें तो इंक्लूडेड है अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग ऑफ सेक्शन 5। यहाँ पर आप देख सकते हैं फिल्ट्रेशन। इसमें हमें दो टाइप के फिल्ट्रेशन कवर करने हैं। फर्स्ट इज मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन एंड सेकंड इज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अगेन डीबीटी में भी इंक्लूडेड है डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग के अंदर। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्रॉस फ्लो फिल्ट्रेशन एंड माइक्रो फिल्ट्रेशन, बट ये फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी के अंदर है। मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन हम यूज करते हैं डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग में फॉर थ्री पर्पसेस। फर्स्ट टू सेपरेट प्रोडक्ट, सेकंड टू कंसंट्रेट प्रोडक्ट एंड थर्ड टू प्यूरिफाई प्रोडक्ट। ये हम इंट्रोडक्शन वीडियो में भी पढ़ चुके हैं जो हमने बनाई थी डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग के लिए। एक बार मैं आपको शो कर देता हूँ। तो ये वो आपका फ्लो चार्ट है जिसे हमने डिस्कस किया था वहां पर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फिल्ट्रेशन यूज किया है टू रिमूव सेल। यहाँ पर हम फिल्ट्रेशन यूज कर रहे हैं टू रिमूव सेल डेब्रिस। यहाँ पर हम फिल्ट्रेशन यूज कर रहे हैं टू प्यूरिफाई आवर प्रोडक्ट, और यहाँ पर हम फिल्ट्रेशन यूज कर रहे हैं टू कंसंट्रेट आवर प्रोडक्ट। तो ये थ्री पर्पसेस यहाँ पे फुलफिल करता है फिल्ट्रेशन इन डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। फर्स्ट टू सेपरेट, सेकंड टू कंसंट्रेट एंड थर्ड टू प्यूरिफाई आवर प्रोडक्ट। क्लियर? देन हाउ डज मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन वर्क? तो आप इसे इस इमेज के हेल्प से समझ सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारी मेम्ब्रेन है, और इस मेम्ब्रेन में यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पोर्स हैं। ठीक है, तो इन्हीं पोर्स के थ्रू क्या होता है, ये जो आपके पार्टिकल्स, ऐसे पार्टिकल जिनका साइज इस पोर के साइज से स्मॉल है, जैसे कि ये जो पार्टिकल है वो यहाँ से पास हो जाएंगे। बट ऐसे पार्टिकल जिनका साइज लार्जर है एज कम्पेयर टू द पोर साइज, वो आपके इससे पास नहीं हो पाएंगे और वो आपके फीड में ही रह जाएंगे। तो इसका वर्किंग प्रिंसिपल बहुत ही सिंपल है। ये सिर्फ साइज के बेसिस पे आपके पार्टिकल्स को सेपरेट कराता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे हम इसको बोल रहे हैं दैट इट इज नॉट हाईली सेलेक्टिव मेथड। हाईली सिलेक्टिव मेथड क्यों नहीं है? अगर मैं यहाँ पे एक रेंज ऑफ पार्टिकल्स ड्रॉ करूँ आप लोगों के लिए, ठीक है, तो कंसिडर कीजिए यहाँ पे इनका साइज इंक्रीज हो रहा है। नाउ अगर हम कंसिडर करें कि जो पोर साइज है मेम्ब्रेन का वो यहाँ पर लाई करता है, ठीक है, तो हम इसे बोलेंगे कि ये मेम्ब्रेन की कट ऑफ है। कट ऑफ का मीनिंग ये है कि ये जो मेम्ब्रेन है वो इस साइज से ज्यादा के जो साइज के पार्टिकल्स हैं उनको अलाउ नहीं करेगी पास होने के लिए। ठीक है, तो दैट मीन्स ये जो पार्टिकल्स हैं वो यहाँ पर मेम्ब्रेन से पास नहीं हो पाएंगे। बट ये जो पार्टिकल्स है क्योंकि इनका पोर साइज स्मॉलर है मेम्ब्रेन के पोर से, तो ये पास हो जाएंगे। बट कंसिडर कीजिए कि जो हमारा पार्टिकल ऑफ इंटरेस्ट है वो हमारा ये पार्टिकल है जिसका साइज ये है। बट ये तो यहाँ पे सेपरेट हो ही रहा है, इसके साथ साथ ये पार्टिकल्स भी यहाँ पर फिल्टर आउट हो जा रहे हैं। तो हमें कैसे हम अपने पार्टिकल ऑफ इंटरेस्ट को यहाँ पे सेपरेट करेंगे? तो ये यहाँ पे एक इशू है। तो इसके लिए हमें यहाँ पे अगेन एक बार फिल्ट्रेशन इससे हम इस मेम्ब्रेन से के थ्रू करेंगे जिसकी कट ऑफ यहाँ पे लाई करती है। फिर अगेन हमें दोबारा से एक और मेम्ब्रेन यूज करनी पड़ेगी फॉर एग्जाम्पल जिसकी कट ऑफ यहाँ पे लाई करती है। ठीक है, तो इस मेम्ब्रेन को यूज करने से क्या होगा, क्योंकि ये जो पार्टिकल्स हैं अभी भी इनका साइज, इसका जो जो हमने न्यू मेम्ब्रेन यूज की है, ये वाली जो मेम्ब्रेन यूज की है इसके पोर साइज से कम है, तो ये आपके यहाँ पे फिल्टर आउट हो जाएंगे। बट ये जो पार्टिकल है अब क्योंकि इसका साइज इस मेम्ब्रेन के पोर साइज से बड़ा है तो ये यहाँ पे पास नहीं हो पाएगा और ये आपका फीड में ही रह जाएगा। ठीक है, ये हमारा रेटिनेट में रह जाएगा। क्लियर? तो इस तरीके से आप इसे सेपरेट करा सकते हैं बाय यूजिंग टू मेम्ब्रेन। बट इसलिए हम यहाँ पे इसको बोल रहे हैं कि आपका हाईली सिलेक्टिव मेथड नहीं है, क्योंकि अ रेंज ऑफ पार्टिकल जो है वो आपके यहाँ पे पास हो सकते हैं मेम्ब्रेन के थ्रू। ठीक है, आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। बट ये पार्टिकल्स इतने अच्छे नहीं है कि ये खुद ही अपने आप से यहाँ पे पास हो जाए मेम्ब्रेन से। ठीक है, तो इन पार्टिकल्स को हमें यहाँ पे फोर्स करना पड़ेगा कि ये इस डायरेक्शन में मूव करें।
यानी कि अक्रॉस द मेम्ब्रेन मूव करने की कोशिश करें, तो इसके लिए मैंने फोर्स करना पड़ेगा। तो कैसे फोर्स करेंगे, इसके लिए हम यहाँ पे एक पंप यूज करेंगे। ठीक है, आप पंप किसी भी साइड यूज कर सकते हैं, आप मेम्ब्रेन के दूसरी साइड भी यूज कर सकते हैं और मेम्ब्रेन के इस साइड भी यूज कर सकते हैं। तो अगर हम मेम्ब्रेन के इस साइड पंप को यूज करते हैं, कंसिडर कीजिए कि हमारा पंप है। ठीक है, तो ये पंप क्या करेगा, यहाँ पर जो एयर प्रेजेंट है इसके अंदर, उसको ये यहाँ पे इसको बाहर निकाल देगा। ठीक है, तो जैसे ही एयर आपकी बाहर जाएगी तो यहाँ पे क्या क्रिएट हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा। क्लियर है, और वैक्यूम क्रिएट होने का मतलब है कि यहाँ पर ये जो इनसाइड चैम्बर है, मतलब मेम्ब्रेन के नीचे का ये जो स्पेस है, यहाँ पर आपका प्रेशर जो है वो ड्रॉप हो गया है, या फिर आप कह सकते हैं प्रेशर यहाँ पे डिक्रीज हो गया है। बट इस साइड तो हमने प्रेशर में कोई भी चेंज नहीं किया, तो यहाँ पर कितना प्रेशर होगा, यहाँ पर आपका प्रेशर होगा 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, आपने पढ़ा है कि जो नॉर्मल रूम प्रेशर होता है दैट इज 1 atm। क्या आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर को अगर हम पास्कल में कन्वर्ट करें तो उसका क्या मैग्नीट्यूड होगा। ठीक है, तो कमेंट करके प्लीज मुझे बताइए कि इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा 1 atm एटमॉस्फेरिक प्रेशर का इन पास्कल। क्लियर, तो अब क्योंकि यहाँ पर भी पहले एयर जो प्रेजेंट थी उसका यहाँ पर भी प्रेशर कितना था बच्चों, 1 atm प्रेशर था, बट क्योंकि यहाँ से हमने एयर को रिमूव कर दिया है तो जिसकी वजह से ये प्रेशर जो 1 atm था वो यहाँ पे रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो ये लेस देन 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाएगा। नाउ हमें पता है कि जो फ्लो होता है, चाहे वो लिक्विड हो चाहे वो आपके गैसेज हो, उनका फ्लो हमेशा होता है फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर। ठीक है, तो यहाँ पर ऊपर आपका हाई प्रेशर बिल्डअप हो गया है। ठीक है, मतलब बिल्डअप तो नहीं हुआ है, ये पहले से ही 1 atm है, बट क्योंकि हमने यहाँ पे प्रेशर ड्रॉप कर दिया है तो उसके कंपैरिजन में वो ज्यादा है, तो जिसकी वजह से क्या है, ये जो लिक्विड है वो इस डायरेक्शन में फ्लो करना स्टार्ट करेगा। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे हमने उसको फोर्सफुली इस फ्लो को जो है इस डायरेक्शन मूव कराने की कोशिश की है बाई लोअरिंग डाउन, बाई ड्रॉपिंग द प्रेशर बिलो द मेम्ब्रेन। ठीक है, तो यहाँ पर इसी चीज को मेंशन किया गया है, मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन रिलाइज ऑन प्रेशर ड्राइवन फ्लूइड फ्लो टू सेपरेट कंपोनेंट इन अ mixture. A pressure drop exerted across the porous polymer membrane causes a small particle or molecules to permeate through the membrane while the component of larger size are retained. ठीक है, तो जो पार्टिकल्स आपके रिटेन रह जाएंगे तो उसको हम बोलेंगे रेटिनेट, और जो पार्टिकल आपके यहाँ पे पास हो रहे हैं मेम्ब्रेन के थ्रू, ठीक है, तो उस सॉल्यूशन को हम बोलेंगे परमेट, और जो सॉल्यूशन यहाँ पे एंटर किया था उसको हम बोलते हैं फीड। क्लियर है, तो ये तीन टर्म्स आपको क्लियर हो गई होंगी, एक आपका फीड है, एक आपका परमेट है, एक आपका रेटिनेट है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हम फीड को इस डायरेक्शन में फ्लो करा रहे हैं, हम यहाँ पे फीड को नॉर्मल डायरेक्शन में फ्लो नहीं करा रहे हैं, मतलब नॉर्मल टू द मेम्ब्रेन हम यहाँ पे फ्लो नहीं करा रहे हैं। नॉर्मल का मीनिंग होता है परपेंडिकुलर डायरेक्शन, परपेंडिकुलर टू द मेम्ब्रेन सरफेस एरिया। इसे हम परपेंडिकुलर क्यों नहीं फ्लो करा रहे हैं, इसे अभी हम नेक्स्ट स्लाइड्स में देखेंगे। नाउ अब हम इसकी एप्लीकेशन की बात करेंगे कि हम इसे कहाँ कहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो आप इसे यूज कर सकते हैं टू रिमूव सेल्स और सेल डेब्रिस, जो कि अभी हमने देखा भी था, टू कंसंट्रेट आवर प्रोटीन, टू रिमूव वायरसेस, टू रिकवर प्रेसिपिटेट, फॉर सॉल्वेंट क्लैरिफिकेशन। तो जब हम HPLC के लिए सॉल्वेंट प्रिपेयर करते हैं तो उसके प्रिपरेशन के बाद हमें उसे फिल्टर करना पड़ता है, क्योंकि ड्यूरिंग द प्रिपरेशन हो सकता है कि उसके अंदर कुछ डस्ट पार्टिकल आ गए हों, तो उसको वहां से रिमूव करने के लिए हम नाइलॉन फिल्टर यूज करते थे। आई थिंक 0.2 माइक्रोमीटर का जो है हम वहाँ पे फिल्टर यूज करते थे, और उससे क्या था, कोई भी अगर डस्ट पार्टिकल वगैरह उसके अंदर है तो वो क्या है आपके फिल्टर के ऊपर ही रह जाएगा और सॉल्वेंट आपका वहां से पास हो जाएगा, और उसके बाद ही हम उस सॉल्वेंट को यूज करते थे फॉर HPLC। इसके अलावा जो हमारे सैंपल था उसे भी हमें यहाँ पे फिल्टर करना होता था। तो मैं तो एग्रीगेटिंग प्रोटीन पे वर्क करता था, तो उसमें क्या एग्रीगेट फॉर्म हो सकते थे, तो इसलिए उसको फिल्टर करना और भी ज्यादा जरूरी है, ताकि कोई भी पार्टिकल जो है HPLC में जाकर के रिटेन ना हो जाए। क्लियर, तो उसको मतलब उसके बाद जो वॉशिंग होता है ना वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, और अगर कोई डस्ट पार्टिकल है तो वो हमेशा के लिए आपका जो है उसके HPLC कॉलम के अंदर रह जाएगा। तो इस चीज से बचने के लिए हमें सैंपल को भी फिल्टर करना होता है, क्योंकि सैंपल के बाद मतलब जहाँ पे हम सैंपल इंजेक्ट करते हैं उसके बाद आपका डायरेक्ट कॉलम आ जाता है, यानी कि उससे पहले कोई भी यहाँ पे फिल्टर नहीं होता है। ठीक है, तो आपने जैसे यहाँ पे सैंपल इंजेक्ट किया तो वो डायरेक्ट कहाँ जाएगा, कॉलम के अंदर एंटर कर जाएगा। तो ये जो सैंपल और सॉल्वेंट को फिल्टर करने के लिए भी यहाँ पे जो है मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन यूज किया जाता है। देन बफर एक्सचेंज, इसे हम डिटेल में स्टडी करेंगे फर्दर पार्ट्स में, एंड डिसॉल्टिंग। तो ये कुछ आपकी एप्लीकेशंस हैं मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन की। इसके अलावा इसकी क्या एडवांटेजेस हैं ओवर अदर यूनिट ऑपरेशन, उसको डिस्कस कर लेते हैं। प्रोसेस एनर्जी रिक्वायरमेंट इज लो एज कंपेयर टू अदर यूनिट ऑपरेशन। सेपरेशन कैन बी अकम्प्लिश्ड अंडर एसेप्टिक कंडीशन, तो यहाँ पे आप एसेप्टिक कंडीशन में फिल्ट्रेशन करा सकते हैं।
हार्श केमिकल से एक्सपोजर कराने की जरूरत यहाँ पे नहीं है। बैच और कंटिन्यूस दोनों ही फॉर्म में आप इसको यूज कर सकते हैं और स्केल अप यहाँ पे रिलेटिवली इजी है। बस आपको नंबर ऑफ यूनिट इंक्रीज कर देनी है या फिर आपको मेम्ब्रेन ज्यादा साइज की यहाँ पे यूज करनी है, तो उसको भी हम आगे देखेंगे। Then the principal disadvantages relate to the robustness and reliability of the membrane used. Membrane are susceptible to fouling, तो जैसे हमने हीट ट्रांसफर इक्विपमेंट में भी देखा कि वहां पे फाउलिंग का इशू है, इसी तरीके से यहाँ पर भी फाउलिंग का इशू है। Have limited resistance to cleaning, केमिकल्स, सॉल्वेंट्स एंड वाइड पीएच रेंजेस। तो जो आपकी मेम्ब्रेन जो आप यूज कर रहे हैं, तो मैन्युफैक्चरर वहां पे आपको सारी डिटेल प्रोवाइड कराता है कि वो किस पीएच रेंज तक वर्क करेगी, ठीक है, और वो कौन कौन से सॉल्वेंट्स हैं जिसके लिए वो कंपेटेबल है, और या फिर वो कौन कौन से केमिकल्स हैं जिसके लिए वो कंपेटेबल है, ठीक है। अगर आप कोई इसके अलावा कोई अदर केमिकल यूज करते हैं तो वहां पे लीचिंग हो सकती है, यानी कि वो जो मेम्ब्रेन का जो मटेरियल है वो आपके सॉल्वेंट के अंदर आ जाएगा, ठीक है, तो वो आप नहीं चाहेंगे। तो इसीलिए जो भी आपको वहां पर डिटेल्स प्रोवाइडेड हैं उस मेम्ब्रेन के साथ, उसी के अकॉर्डिंगली आपको उसको यूज करना होता है। तो डिफरेंट मटेरियल की मेम्ब्रेन आपके मार्केट में अवेलेबल है, तो वो हमारे यूज के ऊपर डिपेंड करती है कि हमें किस पर्पज के लिए यूज करना है। कैन बी डैमेज बाय फ्लक्चुएशन इन ऑपरेटिंग प्रेशर। तो अगर आपका फ्लक्चुएशन ज्यादा है प्रेशर के अंदर, तो वहां पे जो आपकी जो मेम्ब्रेन है वो वहां पे आपका उसको अफेक्ट कर सकता है, यानी कि मेम्ब्रेन जो है वहां पे टियर हो सकती है। क्लियर? तो ये कुछ इश्यूज हैं रिलेटेड टू मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन। नाउ नेक्स्ट इज मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन ऑपरेशंस, जिन्हें हमने क्लासिफाई किया है अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ द पार्टिकल, यानी कि किस रेंज के पार्टिकल्स को यहाँ पे वो सेपरेट करा सकते हैं। द ऑपरेटिंग प्रेशर यूज, यानी कि वो कितना प्रेशर बियर कर सकते हैं वो मेम्ब्रेन, एंड द नेचर ऑफ द मटेरियल फिल्टर, यानी कि वो किस टाइप के पार्टिकल्स को यहाँ पे सेपरेट कराएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें हमारा फर्स्ट टाइप है दैट इज माइक्रो फिल्ट्रेशन। This is used to remove particulate matter such as cells and cell debris of size 0.2 से 10 micrometer from fermentation broth and सेल होमोजेनेट। तो सेल होमोजेनेट का एग्जांपल हमने डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन में भी देखा था, जहां पे हम स्टेप वाइज स्पीड को इंक्रीज करते हैं सेंट्रीफ्यूज की, और उससे हम जो है जो कंपोनेंट है सेल होमोजेनेट के उसको सेपरेट कराते हैं। बट यहाँ पे हमने क्या है, यहाँ पे हमने फिल्टर का यूज किया है ताकि हम उसके जो कंपोनेंट्स हैं सेल होमोजेनेट के उसको सेपरेट करा सके। क्लियर? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो नेचर है वो आपका क्या है, सेल्स एंड सेल डेब्रीज, जिनका साइज यहाँ पे जो साइज ऑफ द पार्टिकल यहाँ पे मेंशन है 0.2 से 10 माइक्रोमीटर। ऑपरेटिंग प्रेशर अभी हम आगे देखेंगे, उसके लिए हमने एक टेबल अलग से बनाई है। टिपिकल माइक्रो फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन हैव नॉमिनल पोर डायमीटर ऑफ 0.5 से 5 माइक्रोमीटर। तो इनका जो पोर डायमीटर है वो आपका है 0.5 से 5 माइक्रोमीटर के बीच में, ठीक है। Then the application range for microfiltration overlaps somewhat with conventional filtration and centrifugation, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि इनका पोर साइज काफी बड़ा है, तो इसलिए इसकी जो एप्लीकेशन है वो कन्वेंशनल, अभी हमने कन्वेंशनल फिल्ट्रेशन हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे हैं, बट आप इसे ये समझ सकते हैं कि जो हम जिस चीज को हम क्लोथ की हेल्प से फिल्टर कर सकते हैं तो वो आपके कन्वेंशनल फिल्ट्रेशन के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। तो और उसके बाद ये आपका सेंट्रीफ्यूगेशन का तो एग्जांपल आप यहाँ पे देख ही पा रहे हैं, जैसे यहाँ पे सेल होमोजेनेट को हम डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन यूज करके सेपरेट करते थे उसके कंपोनेंट्स को, उसी तरीके से माइक्रो फिल्ट्रेशन को भी हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो इसलिए बोला गया है कि इसकी जो एप्लीकेशन है वो ओवरलैप करती है विद कन्वेंशनल फिल्ट्रेशन एंड सेंट्रीफ्यूगेशन। देन नेक्स्ट इज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। मेम्ब्रेन फॉर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन है पोर विद नॉमिनल डायमीटर बिटवीन 0.01 माइक्रोमीटर, जिसको हम 10 एंजिस्ट्रॉम भी बोल सकते हैं, एंड 0.1 माइक्रोमीटर, जिसको हम 1000 एंजिस्ट्रॉम भी बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये जो एंजिस्ट्रॉम है इसका मीनिंग होता है 1 एंजिस्ट्रॉम इक्वल्स टू 10 की पावर माइनस 10 मीटर, ठीक है। तो ये जो है आपका स्केल ऑफ लेंथ है, जैसे मीटर आपका स्केल ऑफ लेंथ है, इसी तरीके से एंजिस्ट्रॉम भी आपका स्केल ऑफ लेंथ है, ठीक है। तो ये आपका, आप इसे कह सकते हैं कि आपका स्मॉलेस्ट स्केल है लेंथ का। आप क्या मुझे ये बता सकते हैं कि लार्जेस्ट स्केल क्या है लेंथ का, ठीक है, तो कमेंट करके बताइए कि लार्जेस्ट स्केल क्या है लेंथ का। देन यहाँ पर आप देख सकते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन यूज फॉर रिमूविंग कोलॉइड्स। तो यहाँ पे जो मतलब नेचर ऑफ मटेरियल है वो कोलॉइड्स हैं, लार्ज मॉलिक्यूल्स यहाँ पे आप सेपरेट करा सकते हैं, जैसे कि प्रोटीन एंड पॉलीसेकेराइड, इवन वायरसेस को आप यहाँ पर सेपरेट करा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक्चुअली क्या है, मॉलिक्यूलर लेवल पे पहुंच गए हैं हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के अंदर। तो मॉलिक्यूलर साइज के आसपास जो मतलब पार्टिकल्स हैं आप उन्हें यहाँ पे सेपरेट करा पाएंगे, ठीक है।
and inclusion bodies from smaller solute and water. Ultrafiltration membrane are capable of retaining macro solute with molecular weight of 10 की पावर 3 से 10 की पावर 6 डाल्टन। तो मैक्रो सोल्यूट, सोल्यूट्स मतलब जो हम सॉल्वेंट के अंदर ऐड करते हैं, जैसे शुगर हो गया, सॉल्ट हो गया, तो ये क्या हमारे सॉल्यूट्स है, ठीक है। इसके अलावा प्रोटीन हो गया, कुछ भी आपके जो जिसको भी आप जिससे भी आप एक सॉल्यूशन प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो सॉल्यूशन में आपको पता है दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है आपका सॉल्वेंट और एक होता है आपका सॉल्यूट, ठीक है। तो ये सारी चीजें वैसे आपको पता होंगी। तो आपका ये जो सॉल्वेंट है, सॉरी ये हमारा सॉल्वेंट, ठीक है। तो सॉल्वेंट में आपका वाटर हो सकता है, इथेनॉल हो सकता है, तो ये हमारे सब कुछ सॉल्वेंट है। जो भी लार्ज क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है उसे हम सॉल्वेंट बोलते हैं, और जो भी लेसर क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है उसको हम सॉल्यूट बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसे सॉल्यूट जिनका साइज लाया करता है 1000 डाल्टन से आपका ये जो है 1000 किलो डाल्टन, ठीक है। तो उसके बीच में जिनका साइज लाई करेगा सॉल्यूट्स का, उनको आप यहाँ पे सेपरेट करा सकते हैं, ठीक है। तो आप मुझे बताएंगे कि 1 डाल्टन इक्वल्स टू हाउ मच किलोग्राम, तो इसको भी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि 1 डाल्टन इक्वल्स टू हाउ मच किलोग्राम। ये आपको ये जरूरी है, ठीक है, ये क्योंकि आपके जो गेट में न्यूमेरिकल्स आते हैं वहाँ पे इसका कहीं पे यूज आ सकता है, ठीक है। तो इसको जरूर बताएं। टू सम एक्सटेंड द एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ओवरलैप विद अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन। तो आप देख सकते हैं क्योंकि जो वर्क आपका सेंट्रीफ्यूगेशन परफॉर्म कर रहा है वही आपका फिल्ट्रेशन भी परफॉर्म करता है। दोनों का काम है पार्टिकल्स को सेपरेट कराना ऑन द बेसिस ऑफ साइज, और अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन में हम ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी भी यहाँ पे आपके पार्टिकल्स को सेपरेट कराते हैं, बट फिल्ट्रेशन में सिर्फ साइज के बेसिस पे यहाँ पे हम इनको सेपरेट करते हैं, तो इसलिए इनकी एप्लीकेशन ओवरलैप करती है। देन लास्ट है आपका रिवर्स ऑस्मोसिस, मेम्ब्रेन ऑफ रिवर्स ऑस्मोसिस, और इसका सेकंड नेम है हाइपर फिल्ट्रेशन, हैव नॉमिनल पोर डायमीटर 1 से 10 एंजिस्ट्रॉम। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पोर साइज जो है वो और भी ज्यादा यहाँ पे डिक्रीज हो गया है, ठीक है। देन रिवर्स ऑस्मोसिस यूज टू सेपरेट वाटर फ्रॉम डिजोल्व साल्ट। तो यहाँ पे आप वाटर को रिमूव करा सकते हैं डिजोल्व साल्ट्स में से, तो साल्ट्स और अदर माइक्रोसोल्यूट्स, ठीक है। तो वाटर आपका यहाँ पे आपने अगर पढ़ा है रिवर्स ऑस्मोसिस तो आपने देखा होगा कि यहाँ पे जो हमारी मेम्ब्रेन होती है, तो यहाँ पे सॉल्यूट पार्टिकल्स मूव नहीं करते हैं मेम्ब्रेन के अक्रॉस, यहाँ पे वाटर मूव करता है, ठीक है। तो वाटर किस डायरेक्शन मूव करता है, वाटर मूव करता है फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन ऑफ फ्रॉम लोअर कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट टू हायर कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। तो यानी कि जहां पर आपकी सॉल्यूट की कंसेंट्रेशन ज्यादा है उसकी डायरेक्शन में ये मूव करेगा, ठीक है, ताकि उसको क्या कर सके, न्यूट्रलाइज कर सके। तो यहाँ पे आप कंसिडर कर सकते हैं कि यहाँ पे आपकी लो है सॉल्यूट कंसेंट्रेशन, तो लो सॉल्यूट कंसेंट्रेशन है, इसलिए वाटर इस साइड से आपका यहाँ पे इस साइड से मूव करेगा, कहाँ पर, इस डायरेक्शन में जहां पर आपका हाई सॉल्यूट कंसेंट्रेशन। तो ये तो है आपका नॉर्मल ऑस्मोसिस, बट हम बात कर रहे हैं यहाँ पे रिवर्स ऑस्मोसिस की। तो ये जो ऑस्मोसिस है ये हमारे लिए जरूरी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो वाटर मूव कर रहा है वो हायर सॉल्यूट कंसेंट्रेशन की तरफ मूव कर रहा है। तो इससे क्या हो रहा है कि ये न्यूट्रलाइज करना चाहता है, ये चाहता है कि दोनों तरफ साल्ट की जो कंसेंट्रेशन है वो इक्वल हो जाए, तो सॉरी दोनों तरफ सॉल्यूट की कंसेंट्रेशन जो है वो इक्वल हो जाए, ठीक है। तो इसके अगर हमें काउंटर करना है इस फोर्स को, तो इसके लिए हम यहाँ पे एक एक्सटर्नल यहाँ पे जो है प्रेशर अप्लाई करना पड़ता है, और किस साइड अप्लाई करते हैं, जहां पर सॉल्यूट की कंसेंट्रेशन ज्यादा है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, यहाँ पे हमने प्रेशर ज्यादा इंक्रीज करते हैं, जिसकी वजह से वाटर मॉलिक्यूल अभी इस डायरेक्शन मूव नहीं करेंगे, अब वो इस डायरेक्शन मूव करेंगे, यानी कि टुवर्ड्स लो सॉल्यूट कंसेंट्रेशन, और इसी को यूज करके हम वाटर का प्यूरिफिकेशन करते हैं, ठीक है। जहां पर हम वाटर को फोर्स करते हैं, जैसे सी में आपको पता है जो सी वाटर होता है उसमें आपको पता है कि वहां पर साल्ट की कंसेंट्रेशन ज्यादा होती है, तो इस पे अगर हम ज्यादा एक्सेस प्रेशर अप्लाई करें तो ये मेम्ब्रेन, तो यहाँ पर जो वाटर प्रेजेंट है वो मूव करेगा अक्रॉस द मेम्ब्रेन टुवर्ड्स लो साल्ट कंसेंट्रेशन, ठीक है। तो जिससे हमारा वाटर फिल्टर हो जाता है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे एक ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, इसे हमें यहाँ पे काउंटर करना होता है, वो क्या होता है इससे भी हम आगे डिस्कस करेंगे। Reverse osmosis is not as frequently applied as microfiltration and ultrafiltration for downstream processing of biological products, ठीक है। तो इसका इतना ज्यादा यूज नहीं है हमारा डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग में। तो ये वो टेबल है और इससे आपके सारे डाउट यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे, बट इससे पहले हम कुछ अदर मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन मेथड भी देख लेते हैं। ये आपके इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट इससे आपके मतलब आपकी जो नॉलेज है वो यहाँ पे थोड़ी इंक्रीज हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट है आपका हाई परफॉर्मेंस टेंजेंशियल फ्लो फिल्ट्रेशन, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, इसमें बच्चों ये चार्ज मेम्ब्रेन का यूज करते हैं, ठीक है, फॉर प्रोटीन फ्रैक्शनेशन।
तो यहाँ पे आप प्रोटीन को सेपरेट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द चार्ज, क्योंकि आपको पता है अगर मेम्ब्रेन पॉजिटिवली चार्ज है तो वो किस टाइप की पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करेगी, जो नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन है, ठीक है। और जो पॉजिटिव चार्ज प्रोटीन होंगे उनको वो रिपेल करेगी। एंड मच हायर सेलेक्टिविटी देन नॉर्मल अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। तो यहाँ पे इन्होंने सेलेक्टिविटी इंक्रीज कर दी है, क्योंकि आप देख सकते हैं अब यहाँ पे इन्होंने चार्ज की प्रॉपर्टी को भी यहाँ पे कंसीडर किया है, तो इसलिए ऑब्वियसली बात है यहाँ पे सेलेक्टिविटी थोड़ी सी इंक्रीज हो गई है। देन नेक्स्ट है आपका नैनो फिल्ट्रेशन। नैनो फिल्ट्रेशन में भी अगेन चार्ज मेम्ब्रेन टू सेपरेट आयंस एंड स्मॉल सॉल्यूट, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने क्या है, कंबाइंड चार्ज एंड साइज इफेक्ट, तो ये थोड़ा सेम ही है आपका एज लाइक हाई परफॉर्मेंस टेंजेंशियल, बट वहाँ पे प्रोटीन को टारगेट किया है, यहाँ पे इन्होंने आयंस और स्मॉल सॉल्यूट को टारगेट किया, क्योंकि प्रोटीन का साइज तो बड़ा होता है, तो वो एक तरीके से आपके मैक्रो सॉल्यूट को टारगेट कर रहा है, और नैनो फिल्ट्रेशन आपके माइक्रो सॉल्यूट्स को टारगेट कर रहा है। देन मेम्ब्रेन एफिनिटी फिल्ट्रेशन एंड मेम्ब्रेन एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी। एफिनिटी वर्ड यहाँ जहां पर भी आ जाए दैट मीन्स यहाँ पे लाइगेंड का रोल है, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, यूज अ मेम्ब्रेन एक्टिवेटेड विद कपलिंग लाइगेंड कैपेबल ऑफ सेलेक्टिव एंड रिवर्सिबल बाइंडिंग विद स्पेसिफिक प्रोटीन, ठीक है। तो प्रोटीन के लिए जो लाइगेंड है उसको यहाँ पे मेम्ब्रेन पे इन्होंने फिक्स कर दिया है, ठीक है। तो ऐसे प्रोटीन जो जिसका वो लाइगेंड है वो उससे बाइंड कर जाएंगे, और बाकी जो प्रोटीन है वो यहाँ से फिल्टर आउट हो जाएंगे, ठीक है। तो इस टाइप की जो फिल्ट्रेशन है उसको मेम्ब्रेन एफिनिटी फिल्ट्रेशन या फिर मेम्ब्रेन एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी यहाँ पे आप बोल सकते हैं। क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट आप लोगों को नहीं होगा। तो ये जस्ट आपकी नॉलेज के लिए है। और इसमें अदर मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन में आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका डायलिसिस है, इलेक्ट्रोडायलिसिस एंड ऑस्मोसिस है, बट ये इनको हम यहाँ पे स्टडी इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि ये जो डायलिसिस, इलेक्ट्रोडायलिसिस और ऑस्मोसिस है ये आपका प्रेशर ड्राइवर नहीं है, यानी कि इसके लिए हमें प्रेशर ड्रॉप नहीं कराना पड़ता क्रॉस द मेम्ब्रेन। यहाँ पे जैसे कि आपने देखा ऑस्मोसिस तो नेचुरल प्रोसेस है, ठीक है। यहाँ पे एक वाटर का मूवमेंट होता है फ्रॉम लो साल्ट कंसंट्रेशन टू हाई साल्ट कंसंट्रेशन, ठीक है। रिवर्स ऑस्मोसिस जो है वो हम फोर्सफुली कराते हैं, प्रेशर ड्राइवर है, तो उसको हम यहाँ पे कंसिडर कर सकते थे, बट जैसे कि हमने देखा उसका इतना इंपॉर्टेंस नहीं है डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग में, तो इसलिए हम उसको यहाँ पे स्टडी नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम उन्हीं को ही स्टडी करेंगे जो कि प्रेशर ड्रॉप ड्राइवन प्रोसेसेस हैं, ठीक है। नाउ अब हम इस टेबल को स्टडी करेंगे एंड होपफुली इससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। इसमें फर्स्ट है आपका कन्वेंशनल फिल्ट्रेशन, सेकेंड माइक्रो फिल्ट्रेशन, थर्ड अल्ट्रा फिल्ट्रेशन एंड फोर्थ इज रिवर्स ऑस्मोसिस। गेट और डीबीटी सिलेबस में सिर्फ हमें माइक्रो फिल्ट्रेशन एंड अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ही पढ़ना है। ऑपरेटिंग प्रेशर की बात करें तो यहाँ पे जो कन्वेंशनल फिल्ट्रेशन के लिए जो ऑपरेटिंग प्रेशर है दैट इज लेस देन 0.5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसका मीनिंग ये है कि मेम्ब्रेन के जो अक्रॉस प्रेशर का डिफरेंस है, कंसिडर कीजिए यहाँ पे प्रेशर P1 है, यहाँ पे P2 है, तो अगर हम P2 माइनस P1 करें तो इससे हमें मिलेगा कि प्रेशर का डिफरेंस क्या है मेम्ब्रेन के अक्रॉस, तो दैट शुड बी लेस देन 0.5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इतने प्रेशर पे कन्वेंशनल फिल्ट्रेशन आप अचीव कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे पोर साइज ज्यादा है। बट जैसे जैसे हम नीचे की तरफ जाएंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो प्रेशर है वो आपका यहाँ पे इंक्रीज होता चला जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं 0.5 से 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पर जो आपके पोर साइज है वो आपका डिक्रीज हो गया है। तो पोर साइज डिक्रीज होने से क्या है कि ये आपका जो फ्लो है उसमें जो है रेजिस्टेंस कॉज करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो फ्लो है वो आपका रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप इसका फ्लो इंक्रीज करना चाहते हैं तो उसका एक ही मेथड है, आपको यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्रेशर इस साइड जो है वो इंक्रीज करना पड़ेगा, या फिर आप कह सकते हैं कि अक्रॉस द मेम्ब्रेन जो प्रेशर का डिफरेंस है उसको आपको इंक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है। तो ताकि, क्योंकि हमने देखा था कि जैसे हम प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो प्रेशर क्या करता है, फोर्स करता है लिक्विड को कि वो फ्लो करे अक्रॉस द मेम्ब्रेन, ठीक है। तो फिर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में क्योंकि पार्टिकल जो पोर्स का साइज है वो और भी ज्यादा रिड्यूस हो गया है, तो यहाँ पे हमें और भी ज्यादा प्रेशर की जरूरत पड़ेगी, यानी कि यहाँ पे हमें प्रेशर डिफरेंस जो है वो यहाँ पे और भी ज्यादा होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 से 10 एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रेशर चाहिए। देन रिवर्स ऑस्मोसिस की बात करें तो यहाँ पे 20 to 100 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है ये आपको चाहिए होगा, क्योंकि रिवर्स ऑस्मोसिस में पोर्स का साइज इतना छोटा होता है कि इवन सॉल्यूट्स भी यहाँ पे पास नहीं कर पाते, सिर्फ और सिर्फ वाटर ही यहाँ पे क्रॉस द मेम्ब्रेन फ्लो करता है, ठीक है। आपने देखा ना ऑस्मोसिस में क्या होता है, सॉल्यूट के पार्टिकल्स मूव नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ वाटर मूव करता है फ्रॉम लो सॉल्यूट कंसंट्रेशन टू हाई सॉल्यूट कंसंट्रेशन। और यहाँ पे हम बात करें रिवर्स ऑस्मोसिस की तो यहाँ पे हम कहेंगे फ्रॉम हायर सॉल्यूट कंसंट्रेशन टू लोअर सॉल्यूट कंसंट्रेशन, ठीक है। क्लियर है, यहाँ तो कोई डाउट तो नहीं, क्योंकि रिवर्स ऑस्मोसिस नेचुरल फिनोमिना का अपोजिट है, नेचुरल ऑस्मोसिस का अपोजिट है। देन यहाँ पे आपको साइज रेंज भी प्रोवाइडेड है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कन्वेंशनल फिल्ट्रेशन
हम यूज करते हैं फॉर 1 मिलीमीटर से आपका 1 माइक्रोमीटर तक के जो पार्टिकल्स का साइज है उसके लिए आप यूज कर सकते हैं कन्वेंशनल फिल्ट्रेशन। तो 1 मिलीमीटर और को अगर मैं माइक्रोमीटर का में कन्वर्ट करूँ तो हो जाएगा 10⁻³ सॉरी 10⁻³ माइक्रोमीटर। 10⁻³ से 1 माइक्रोमीटर तक के जो पार्टिकल का साइज है उसके लिए आप इसको यूज कर सकते हैं, या फिर आप कहते हैं 1000 माइक्रोमीटर से 1 माइक्रोमीटर। 10 माइक्रो फिल्ट्रेशन की बात करें तो ये आप यूज कर सकते हैं 10 माइक्रोमीटर से 1000 एंजिस्ट्रॉम। ठीक है, तो 10 माइक्रोमीटर तो माइक्रोमीटर में ही है तो उसको आप ऐसे रहने दीजिए, या फिर आप इसे नैनो स्केल में हम इसे कन्वर्ट कर लेते हैं। तो माइक्रो के बाद नैनो स्केल, तो माइक्रो हो गया 10⁻⁻⁶, तो ये हो गया 10⁻⁵, और 10⁻⁻⁵ को अगर हमें नैनो स्केल में लिखना है तो कितना डिफरेंस आएगा, नैनो होता है 10⁻⁻⁴ का डिफरेंस आएगा। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं 10⁻⁴ नैनोमीटर से आपका 1000 एंजिस्ट्रॉम है, 10⁻⁻10 तो 7 आ जाएगा, 7 और उसके बीच का डिफरेंस है आपका 2 का। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 100 नैनोमीटर। ठीक है, तो नैनोमीटर की अगर हम बात करें तो ये है 10⁻⁴ से 100 नैनोमीटर। तो ये कन्वर्जन आपको पता ही होगा कि कैसे कन्वर्ट करना है, बट मैं आपको यहाँ पे एक आइडिया देने की कोशिश कर रहा हूँ। देन अल्ट्रा फिल्ट्रेशन यहाँ से आपका है 1000 एंजिस्ट्रॉम से, यानी कि 100 नैनोमीटर से ये स्टार्ट है, और 100 नैनोमीटर से कहाँ तक जा रहा है आपका, ये जा रहा है आपका 10 एंजिस्ट्रॉम तक। ठीक है, तो 10 एंजिस्ट्रॉम कितना हो जाएगा, 10⁻⁹ और 10 सॉरी 10⁻⁻10 और 10, तो ये हो गया 1 नैनोमीटर। तो आप 100 नैनोमीटर से यहाँ पर आ गए हैं 1 नैनोमीटर तक के स्केल पे आप यहाँ पर आ गए हैं। और देन रिवर्स ऑस्मोसिस आप देख सकते हैं, ये आपका 1 एंजिस्ट्रॉम यानी कि 0.1 नैनोमीटर। ठीक है, तो ये वो साइज पार्टिकल साइज रेंज है जिसपे ये आपके वर्क करते हैं। तो ये मैं आपको यहाँ पे शो कर दिया है। आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई कि किस पार्टिकल रेंज के लिए किस टाइप के फिल्ट्रेशन हमें यूज करना है। एग्जाम्पल भी यहाँ पे आपको शो किए गए हैं कि पोलन के लिए आप यूज करेंगे कन्वेंशनल फिल्ट्रेशन, स्टार्च, मेमेलियन सेल्स, ईस्ट एंड ब्लड सेल के लिए आप कन्वेंशनल भी यूज कर सकते हैं, और माइक्रो फिल्ट्रेशन भी आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि आपने देखा है बैक्टीरिया का साइज जो है वो 1 माइक्रोमीटर से ज्यादा होता है। ठीक है, तो इसलिए आप यहाँ पे बैक्टीरिया को कन्वेंशनल फिल्ट्रेशन के थ्रू भी आप यहाँ पे सेपरेट करा सकते हैं। ठीक है, और माइक्रो फिल्ट्रेशन से तो करा ही पाएंगे। देन आपके स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया को आप माइक्रो फिल्ट्रेशन के थ्रू सेपरेट करा पाएंगे। डिसरप्टेड सेल डेब्रिस को भी आप यहाँ पे माइक्रो फिल्ट्रेशन यूज कर सकते हैं। डीएनए, वायरसेस, एंटीबॉडीज, एल्ब्यूमिन, विटामिन, तो ये आपका अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के अंदर आ जाएंगे। देन आपका ये ग्लूकोज, ऑर्गेनिक एसिड, तो ग्लूकोज, ऑर्गेनिक एसिड, सोडियम एंड क्लोराइड एंड वाटर, दैट मीन्स ये पार्ट आप रिवर्स ऑस्मोसिस से सेपरेट करा सकते हैं। और ये जो वायरसेस वगैरह ये सारा जो पार्ट है ये आप अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के थ्रू सेपरेट करा सकते हैं। ये जो पार्ट है आपका यहाँ से लेकर के ये जो यहाँ तक है ये आप माइक्रो फिल्ट्रेशन के थ्रू सेपरेट करा सकते हैं। और ये जो पार्ट है आपका ये आप कन्वेंशनल फिल्ट्रेशन, सॉरी यहाँ तक ये जो पार्ट है ये आप कन्वेंशनल फिल्ट्रेशन के थ्रू सेपरेट करा सकते हैं। तो यहाँ से आपको तीनों चीजें क्लियर हो गई होंगी कि आपका पार्टिकल रेंज क्या है जिसको ये सेपरेट करा रहा है, पार्टिकल का नेचर क्या है जिसको वो सेपरेट करा रहा है, और ऑपरेटिंग प्रेशर क्या है जिसपे ये वर्क करती है मेम्ब्रेन। ठीक है, तो हमें जिस पे फोकस करना है वो है आपका माइक्रो फिल्ट्रेशन एंड अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। तो इनकी एप्लीकेशन और इनकी ऑपरेटिंग प्रेशर और इनका जो साइज रेंज है पार्टिकल का ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, बट यहाँ पे इतना क्लियरली पार्टिकल रेंज मेंशन नहीं है, तो आप जो है इसी पार्टिकल रेंज को याद रखिएगा कि जो इनका पोर डायमीटर है। ठीक है, तो आप इसको याद रखिए कि माइक्रो फिल्ट्रेशन का जो पोर डायमीटर है वो 0.05 से 5 माइक्रोमीटर, और यहाँ पर जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन है उसका जो है वो दैट इज 10 एंजिस्ट्रॉम से 1000 एंजिस्ट्रॉम। अगर आप इसे नैनोमीटर में भी याद रखना चाहें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। 10 एंजिस्ट्रॉम आपको पता है ये आपका 1 नैनोमीटर है, और जो आपका 1000 एंजिस्ट्रॉम है दैट इज 100 नैनोमीटर। ठीक है, तो ये तो आपका वही स्केल है बट ये थोड़ा डिफरेंट है, तो इसको आप यही वाला याद रखिएगा। क्लियर, बट इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप एप्लीकेशन के ऊपर ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि गेट और डीबीटी एग्जाम में इन सभी टेक्निक से जो भी हम डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग में कवर कर रहे हैं उनसे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए हैं। हार्डली एक ही क्वेश्चन आपका फॉर्मूला बेस्ड पूछा जाता है इन सभी टेक्निक से गेट एग्जाम के अंदर पर ईयर। तो उसमें या तो कभी वो एचपीएलसी से पूछ लेते हैं, कभी वो आपका क्रोमेटोग्राफी से पूछ लेते हैं, तो इसी के लिए हम इसको पूरा कवर कर रहे हैं। बट आप मेन फोकस कीजिए एप्लीकेशन के ऊपर। नाउ ये जो हमारा फिल्ट्रेशन हम इसे दो तरीके से यूज कर सकते हैं, एक आपका क्रॉस फ्लो फिल्ट्रेशन और एक आपका नॉर्मल फ्लो फिल्ट्रेशन। नॉर्मल में क्या होता है कि ये जो हमारा फीड है इसको हम परपेंडिकुलरली यहाँ पे फ्लो कराते हैं,
टू द मेम्ब्रेन। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका फिल्टर क्लॉथ है। फिल्टर क्लॉथ मतलब ये यहाँ पे कन्वेंशनल फिल्ट्रेशन को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है। तो कन्वेंशनल फिल्ट्रेशन में आप कह सकते हैं कि फीड को हम डायरेक्टली परपेंडिकुलरली यहाँ पे फ्लो कराते हैं टू द मेम्ब्रेन। तो इससे यहाँ पे पार्टिकल फिल्टर तो होते हैं, बट यहाँ पे ऐसे पार्टिकल जो इस फिल्टर क्लॉथ से पास नहीं हो सकते, वो यहाँ पर क्या है, एक्यूमुलेट होना स्टार्ट कर देते हैं। और ये जो आपका बिल्डअप है ये इंक्रीज होता चला जाएगा जैसे जैसे आपका फिल्ट्रेशन प्रोसेस का टाइम इंक्रीज होगा। ठीक है, दैट आई मीन जैसे जैसे यहाँ से ज्यादा फीड जो है पास करेगा, वैसे वैसे ये जो आपका फिल्टर केक है, इसको हम बोलते हैं फिल्टर केक। ठीक है, इसकी जो विड्थ है वो यहाँ पे इंक्रीज होती चली जाएगी। और आपको पता है जैसे जैसे इसकी विड्थ इंक्रीज होगी, वैसे वैसे क्या है यहाँ पर ये हिंड्रेंस कॉज करेगा, यानी कि ये रेजिस्टेंस कॉज करेगा टू दीज पार्टिकल्स टू फ्लो अक्रॉस द मेम्ब्रेन। यानी कि जो पार्टिकल इससे पास हो सकते हैं उनको भी ये पास नहीं होने देगा, जो यहाँ पे फिल्टर केक प्रोड्यूस हुआ है। ठीक है, और मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन में तो हम प्रेशर भी ज्यादा यूज करते हैं क्योंकि यहाँ पे पोर साइज कम है। और अगर यहाँ पे ये फिल्टर केक यहाँ पे डेवलप हो गया, यानी कि यहाँ पे एक्यूमुलेट हो गया, तो उससे क्या है कि आपका ये बिल्कुल ही स्टॉप हो जाएगा यहाँ पे फिल्ट्रेशन। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या यूज करते हैं, इसलिए हम यहाँ पे इसे क्रॉस फ्लो या फिर टेंजेंशियल फ्लो फिल्ट्रेशन मेथड यहाँ पे हम यूज करते हैं। इस मेथड के अंदर हम फीड को परपेंडिकुलरली नहीं प्रोवाइड कराते, मतलब नॉर्मल टू द मेम्ब्रेन यहाँ पे प्रोवाइड नहीं कराते हैं, यहाँ पे हम इसको पैरेलल फ्लो कराते हैं टू द सरफेस एरिया ऑफ द मेम्ब्रेन। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आपकी मेम्ब्रेन है और फीड कैसे किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, पैरेलल टू द मेम्ब्रेन। इससे होता क्या है कि क्योंकि यहाँ पे हमने प्रेशर डिफरेंस तो है, यहाँ पर आपका प्रेशर लो है, यहाँ पे आपका प्रेशर हाई है, तो इसकी वजह से पार्टिकल्स यहाँ पे इस डायरेक्शन में मूव करेंगे। बट ये जो पार्टिकल्स, जो लार्जर पार्टिकल्स है जो इससे आपके यहाँ पे फिल्टर आउट नहीं हो पाएंगे, वो इस फीड के फ्लो की वजह से यहाँ से आगे मूव कर जाएंगे, यानी कि वो यहाँ पे बिल्डअप नहीं होगा, फिल्टर केक यहाँ पे बिल्डअप नहीं हो पाएगा, क्योंकि फीड का जो फ्लो का डायरेक्शन है वो ये है, और जो इसका फ्लो है उसके साथ ही ये जो आपके लार्ज पार्टिकल्स हैं वो यहाँ से फ्लश आउट हो जाएंगे इस मेम्ब्रेन के सरफेस से। तो मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन हम जनरली क्रॉस फ्लो फिल्ट्रेशन की फॉर्म में यूज करते हैं, और इसका रीजन क्या है ये मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके कुछ टर्म्स हैं, जैसे कि आपका फीड आपका हुआ है जिसको हमने प्रोवाइड किया है फिल्टर करने के लिए। देन इसके बाद ये आपका परमेट जो यहाँ से फिल्टर आउट हो गया है मटेरियल, ये आपका परमेट है। रेटिनेट जो यहाँ से फिल्टर नहीं हो पाया उसे हम रेटिनेट बोलते हैं। ठीक है, कन्वेंशनल फिल्ट्रेशन में डिफरेंट टर्म्स हैं। कन्वेंशनल फिल्ट्रेशन में आपका सिर्फ फिल्ट्रेट होता है और फीड होता है, क्योंकि यहाँ पे आपका रेटिनेट नहीं होता है, क्योंकि रेटिनेट तो यहाँ पे बिल्डअप हो गया है इन द फॉर्म ऑफ फिल्टर केक। क्लियर, तो यही चीज यहाँ पे मेंशन की गई है। मटेरियल पासिंग थ्रू द फिल्टर इज कॉल्ड परमिएट एंड द रिटेन कंपोनेंट आर नोन एज रेटिनेट और कंसंट्रेट। Advantage of cross flow operation is that material prevented from passing through the membrane is swept away from membrane surface। जबकि कन्वेंशनल फिल्ट्रेशन में क्या होता है, ये बिल्डअप हो जाता है, रिटेन्ड हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड, और जिसको हम बोलते हैं केक या फिल्टर केक भी आप इसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो एक बार यहाँ पे बिल्डअप हो गया तो इसे आपको स्क्रैप करके यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा, वो कन्वेंशनल फिल्ट्रेशन का पार्ट है जिसमें हम रोटेटरी ड्रम फिल्टर यूज करते हैं। तो आपने पढ़ा होगा रोटेटरी ड्रम फिल्टर। अब हम मेम्ब्रेन प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, और इसमें हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे आपकी आइडियल मेम्ब्रेन प्रॉपर्टीज। तो इसमें फर्स्ट है हैज वेल डिफाइंड पार्टिकल और सॉल्यूट रिजेक्शन कैरेक्टरिस्टिक। तो आइडियल मेम्ब्रेन को हम ऐसे अज्यूम करते हैं कि जिनके सभी पार्टिकल जिनके सभी पोर्स का जो साइज है वो सेम है। फॉर एग्जाम्पल हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जितने भी पोर्स हैं मेम्ब्रेन के अंदर उनका साइज है 5 माइक्रोमीटर। तो दैट मीन्स यहाँ पे क्लियर कट है कि जिन पार्टिकल्स का साइज 5 माइक्रोमीटर से अबव होगा तो वो यहाँ पे पास नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो उसको ये क्या करेगी, मेम्ब्रेन रिजेक्ट कर देगी। ठीक है, और जिन पार्टिकल्स का साइज 5 माइक्रोमीटर से लेस है वो यहाँ पे आपके क्या हो जाएंगे, पास हो जाएंगे। क्लियर है, तो यहाँ पे क्लियर कट है कि इस साइज तक के पार्टिकल यहाँ पे पास हो सकते हैं और इस साइज तक के पार्टिकल यहाँ पे पास नहीं होंगे। बट आइडियल कुछ भी नहीं होता है। जब हम मेम्ब्रेन मैन्युफैक्चर करते हैं तो उसमें आपका एक रेंज ऑफ साइज के पोर्स वहां पे जनरेट होते हैं। ठीक है, यानी कि मैक्सिमम जो पोर्स हैं उनका साइज 5 माइक्रोमीटर हो सकता है, बट सभी पोर्स का साइज 5 माइक्रोमीटर नहीं होगा। ठीक है, तो इसको भी हम डिस्कस करेंगे। देन नेक्स्ट है इज रेजिस्टेंस टू वेरिएशन इन टेम्परेचर, पीएच एंड ऑपरेटिंग प्रेशर। तो आप ये कह सकते हैं कि उस पर टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं होगा, उस पर पीएच का कोई इफेक्ट नहीं होगा, चाहे आप एसिड यूज कर लीजिए चाहे आप स्ट्रॉन्ग बेस यूज कर लीजिए, इसका उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है,
और ऑपरेटिंग प्रेशर में जो फ्लक्चुएशन है उसका भी यहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं है, चाहे आप कितना ही हाई प्रेशर यूज कर लीजिए, चाहे आप कितना ही लो प्रेशर यूज कर लीजिए, ठीक है। तो ये आइडियल मेम्ब्रेन कैरेक्टरिस्टिक है, बट रियल मेम्ब्रेन इस चीज को फॉलो नहीं करती है। अलाउ हाई रेट्स ऑफ फिल्ट्रेशन, तो यहाँ पे आपका हाई रेट ऑफ फिल्ट्रेशन हमें चाहिए, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, हम चाहते हैं कि हमारा जो ऑपरेशन है वो जल्दी कंप्लीट हो जाए, ठीक है। बट ये भी हमें नहीं मिल पाएगा रियल मेम्ब्रेन के अंदर। एज हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ, तो यहाँ पे मैकेनिकल स्ट्रेंथ ज़्यादा है, और हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ है इसलिए तो जो आपका फ्लक्चुएशन है ऑपरेटिंग प्रेशर में उसको ये बियर कर पाएगी। एंड लास्ट है इजी एंड इकोनॉमिकल टू प्रोड्यूस, तो ये तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर ज़्यादा कॉस्टली है तो फिर उसको यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो ये आपकी आइडियल मेम्ब्रेन कैरेक्टरिस्टिक्स है, और इसी के बेसिस पे हम रियल मेम्ब्रेन की प्रॉपर्टीज को स्टडी करेंगे। देन देयर आर टू मेन कैटेगरीज ऑफ मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, तो आप मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर के बेसिस पे आप इनको क्लासीफाई कर सकते हैं टू टाइप्स में, जिसमें फर्स्ट है आपका सिमेट्रिक और होमोजेनस, और सेकंड आपका एसिमेट्रिक और एनाइसोट्रोपिक। सिमेट्रिक और होमोजेनस मेम्ब्रेन का मीनिंग है कि यहाँ पर जो आपके पोर्स हैं उनका साइज सेम है, और ये जो पोर्स हैं वो थ्रू आउट द मेम्ब्रेन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। देन नेक्स्ट है आपका एसिमेट्रिक मेम्ब्रेन और एनाइसोट्रोपिक। एनाइसोट्रोपिक आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री के अंदर, इसका मीनिंग होता है कि अगर आप इस डायरेक्शन में फ्लो करेंगे तो डिफरेंट प्रॉपर्टी है, इस डायरेक्शन में फ्लो करेंगे तो डिफरेंट प्रॉपर्टी है, और इस डायरेक्शन में फ्लो करेंगे तो डिफरेंट प्रॉपर्टी है। तो इस टाइप के जो मटेरियल होते हैं उन्हें हम बोलते हैं एनाइसोट्रोपिक, ठीक है। तो ये आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा 11th क्लास में या 12th क्लास में। तो एसिमेट्रिक मेम्ब्रेन में बच्चों सबसे ऊपर तो होती है आपकी डेंस टॉप लेयर, ठीक है, तो यही आपका मेन फिल्टर मेम्ब्रेन है, ठीक है। और तो ये जो भी आपके पार्टिकल्स यहाँ से पास होंगे उन्हें सबसे पहले इस डेंस लेयर को फेस करना पड़ेगा, ठीक है, और यही डिटरमाइन करेगी लेयर कि आपके किस रेंज के पार्टिकल्स यहाँ से फिल्टर आउट होंगे, ठीक है। उसके बाद इसके नीचे एक सपोर्ट के लिए एक मेम्ब्रेन यूज की जाती है, जिसको आप पोरस सबस्ट्रेट भी बोल सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इसका काम होता है कि ये इस मेम्ब्रेन को सपोर्ट करे, इसको एक मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करे, और जो सॉलिड पार्टिकल्स जो टॉप लेयर से फिल्टर होके आएंगे वो यहाँ से इजीली पास कर पाएंगे, क्योंकि इनका जो पोर साइज है वो लार्जर है एज कंपेयर टू ये जो आपकी और डेंस टॉप लेयर है। क्लियर है? तो यहाँ पे इनको इतना हिंड्रेंस यहाँ पे फेस नहीं करना पड़ेगा। आई होप इट इज क्लियर। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए पॉइंट्स मेंशन किए गए हैं। द पोर्स इन सिमेट्रिक मेम्ब्रेन हैव क्लोज टू यूनिफॉर्म डायमीटर थ्रू आउट द डेप्थ ऑफ द मेम्ब्रेन, ये मैंने आपको बता दिया है। फ्लो थ्रू सिमेट्रिक मेम्ब्रेन कैन बी प्रोसीड इन आइदर डायरेक्शन, तो किसी भी डायरेक्शन में आप इसको यूज कर सकते हैं, चाहे इस डायरेक्शन में या फिर इस डायरेक्शन में, बट एसिमेट्रिक मेम्ब्रेन को आप यूज नहीं कर पाएंगे क्योंकि यहाँ पे डेंस लेयर है और एक आपकी लेस डेंस लेयर है, तो यहाँ पर जो है फ्लो सिर्फ इसी डायरेक्शन में ही रहेगा। क्लियर? फ्रॉम डेंसर टू रेयर मटेरियल। Then the membrane act as a depth filter as well as screen और surface filter। तो यहाँ पे क्योंकि पोर्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं तो आपका फिल्ट्रेशन यहाँ पे टॉप सरफेस पे तो होगा ही होगा, इसके अलावा विद इन द जो ये जो डेप्थ है उसके अंदर भी यहाँ पे फिल्ट्रेशन होगा। तो अगर विद इन द डेप्थ अगर फिल्ट्रेशन होता है तो उसको हम बोलते हैं डेप्थ फिल्टर, बट अगर आपका फिल्ट्रेशन सिर्फ आपका टॉप सरफेस पे होता है तो उसको हम स्क्रीन और सरफेस फिल्टर बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि यूनिफॉर्मली पोर साइज डिस्ट्रीब्यूशन है तो ये स्क्रीन की तरह भी काम करेगा और डेप्थ फिल्टर की तरह भी यहाँ पे ये वर्क करेगा। एज इट इज डिफिकल्ट टू रिमूव पार्टिकल ट्रैप्ड विद इन द मेम्ब्रेन, ठीक है, द फिल्ट्रेशन यूजिंग सिमेट्रिक मेम्ब्रेन कैन बिकम प्रोग्रेसिवली लेस एफिशिएंट एज द मेम्ब्रेन बिकम इरिवर्सिबली ब्लॉक। तो जो पार्टिकल्स हैं वो यहाँ पर एंटर करेंगे और जाकर के क्या है इस मेम्ब्रेन को धीरे धीरे क्या करेंगे ब्लॉक करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो इसी वे, और ये क्या है इरिवर्सिबल ब्लॉकिंग है, आप इसको रिमूव नहीं कर सकते, इसके लिए आपको न्यू मेम्ब्रेन ही यूज करनी पड़ेगी। बट नेक्स्ट देखते हैं हमारा एसिमेट्रिक मेम्ब्रेन। तो एसिमेट्रिक मेम्ब्रेन दे आर कंप्राइज्ड ऑफ अल्ट्रा थिन 0.11 माइक्रोमीटर स्किन लेयर। तो ये विड्थ है मेम्ब्रेन की, ये पोर साइज यहाँ पे रिप्रेजेंट नहीं किया गया है, ठीक है, ये विड्थ बताई गई है कि ये बहुत ही अल्ट्रा थिन है और ये क्योंकि थिन है इसलिए इसको एक सपोर्ट की जरूरत रहेगी। विद अ वेरी स्मॉल पोर सपोर्टेड बाय थिक मैक्रोपोरस सपोर्ट, तो ये आप देख सकते हैं आपकी थिक मैक्रोपोरस सपोर्ट है यहाँ पर। द डायमीटर ऑफ द पोर देयरफॉर चेंजेस कंसिडरेबली थ्रू द डेप्थ ऑफ द मेम्ब्रेन। तो टॉप लेयर पे ज्यादा रहता है, मतलब स्मॉल रहते हैं मेम्ब्रेन का पोर साइज, और फिर ये जो आपका ये जो पोरस सपोर्ट है इसका पोर साइज ज्यादा है। ड्यूरिंग फिल्ट्रेशन फ्लो थ्रू सिमेट्रिक मेम्ब्रेन प्रोसीड इन वन डायरेक्शन ओनली फ्रॉम द स्किन लेयर टू मैक्रोपोरस, ये मैं आपको बता चुका हूँ। एसिमेट्रिक मेम्ब्रेन ऑपरेट एज स्क्रीन फिल्टर। स्क्रीन फिल्टर क्यों है? क्योंकि सिर्फ जो आपका जो मेन मेम्ब्रेन है जो आपका टॉप लेयर पे है
सिर्फ इसी के यही डिसाइड करेगी कि किस साइज के जो सॉल्यूट हैं वो यहाँ से पास होंगे, क्योंकि इसका पोर साइज स्मॉल है। तो जो सॉल्यूट पार्टिकल एक बार यहाँ से पास हो गई, तो क्योंकि जो सपोर्ट मटेरियल है इसका पोर साइज इतना मतलब इतना स्मॉल नहीं है, इसका पोर साइज थोड़ा ज्यादा है, तो ये यहाँ पे इनको इजीली पास होने देगा जो भी सॉल्यूट यहाँ से टॉप मेम्ब्रेन से पास होके आए हैं। ठीक है, तो इतना रेजिस्टेंस यहाँ पे ये प्रोवाइड नहीं करेगा। ठीक है, इसलिए कैसे एक्ट करता है, सिर्फ और सिर्फ स्क्रीन फिल्टर की तरह यहाँ पे ये एक्ट करेगा। ठीक है, क्लीनिंग इज आल्सो रिलेटिवली स्ट्रेट फॉरवर्ड एज ओनली द सरफेस नॉट द एंटायर फिल्टर वॉल्यूम रिक्वायर ट्रीटमेंट टू रिमूव रेसिडुअल मटेरियल। अब क्योंकि अंदर तो यहाँ पे रेजिस्टेंस है ही नहीं, जैसे मैंने आपको बताया, तो सिर्फ और सिर्फ टॉप पर ही आपका जो एक्यूमुलेशन है वो होगा, तो उसको आप इजिली यहाँ पे क्लीन कर सकते हैं। नेक्स्ट इज रिटेंशन कोफिशिएंट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ मेम्ब्रेन। ठीक है, इससे क्वेश्चन भी आ सकता है, तो देखिए इसको समझते हैं। तो देखिए आइडियल मेम्ब्रेन में हमने देखा था कि आइडियल मेम्ब्रेन का जो पोर्स होते हैं उन सभी का पोर साइज सेम होता है। ठीक है, तो हमने देखा था कि आइडियल मेम्ब्रेन की जो कट ऑफ होती है, फॉर एग्जांपल इसका जो पोर साइज है मेम्ब्रेन का वो है आपका 0.5 माइक्रोमीटर। ठीक है, तो हम इसे कह सकते हैं कि आइडियल मेम्ब्रेन की कट ऑफ जो है वो है 0.5 माइक्रोमीटर। तो ऐसे पार्टिकल जिनका साइज 0.5 माइक्रोमीटर से लेस देन है, तो वो यहाँ पे आपके पास हो जाएंगे इस मेम्ब्रेन से, और ऐसे पार्टिकल जिनका साइज 0.5 माइक्रोमीटर से ज्यादा है वो यहाँ पे आपके रिटेन कर जाएंगे। ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं वो रेटिनेट में रहेंगे आपके। क्लियर? बट रियल मेम्ब्रेन ऐसे बिहेव नहीं करते हैं। इन रियल मेम्ब्रेन बिकॉज द पोर्स आर नॉट ऑल एग्जैक्टली द सेम डायमीटर, द कट ऑफ इज इम्परफेक्ट। ठीक है, तो क्योंकि मैंने आपको बताया था कि रियल मेम्ब्रेन जो हम मैन्युफैक्चर करते हैं उसमें सभी पोर्स का साइज सेम नहीं होता है, बट मोस्ट ऑफ द पोर्स जो है उनका साइज सेम होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे कंसिडर कीजिए कि हमारे जो रियल मेम्ब्रेन है इसका 90% जो पोर्स हैं उनका साइज है 0.5 माइक्रोमीटर। इसके अलावा जो हमारे 5% है उनका जो पोर साइज है वो है लेस देन 0.5 माइक्रोमीटर, और जो आपका रेस्ट 5% है उसका जो पोर साइज है वो है ग्रेटर देन 0.5 माइक्रोमीटर। तो ये है आपकी रियल मेम्ब्रेन, कुछ इस तरीके से वहां पे पोर साइज डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो मेजोरिटी ऑफ पोर्स हैं उनका साइज तो वही है जो मेम्ब्रेन की कट ऑफ होनी चाहिए, बट कुछ ऐसा भी परसेंटेज है पोर्स का जिनका साइज या तो इससे ज्यादा है या फिर इससे कम है। ठीक है, तो इसी की वजह से यहाँ पे बोला गया है कि यहाँ पर जो कट ऑफ है वो क्या है, इम्परफेक्ट है। फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ पर 90% तो 90 + 5, तो ये आपका 95%, तो 95% जो पोर्स हैं वो आपके यहाँ पर ठीक है, बट इससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें इससे भी प्रॉब्लम नहीं है कि 5% जो पोर्स हैं उनका साइज लेस देन 0.5 माइक्रोमीटर, क्योंकि जो यहाँ से पास नहीं हो पाएंगे वो आपके अल्टीमेटली 0.5 माइक्रोमीटर से पास हो ही जाएंगे। ठीक है, तो उनके लिए 90% अवेलेबल है। बट ये जो हमारे 5% पोर है जिनका साइज 0.5 माइक्रोमीटर से ज्यादा है, ये अलाउ करेंगे लार्ज मॉलिक्यूल्स को पास होने के लिए मेम्ब्रेन से। ठीक है, तो इसकी वजह से जो हमारा परमेट है इसके अंदर हमारी कुछ इम्प्योरिटीज आ जाएंगी जिन्हें यहाँ पे हमें फिल्टर आउट करना था। फॉर एग्जाम्पल 0.6 माइक्रोमीटर के भी जो पार्टिकल्स हैं वो यहाँ पे इन पोर्स के थ्रू यहाँ पे पास हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए इसको बोला गया है कि यहाँ पे कट ऑफ इम्परफेक्ट है। तो इसलिए यहाँ पे यूज आता है हमारा रिटेंशन कोफिशिएंट का। रिटेंशन कोफिशिएंट हमें बताता है कि किस साइज का जो पार्टिकल है उसके लिए मेम्ब्रेन का रिटेंशन कोफिशिएंट क्या है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जो आपके ये 0.5 माइक्रोमीटर पार्टिकल्स हैं, ये जो पार्टिकल्स हैं इनके लिए जो यहाँ पे रिटेंशन कोफिशिएंट है वो है आपका 90%। ठीक है, ओ सॉरी 90% नहीं, 10%। रिटेंशन कोफिशिएंट हमें बताता है कि कितना परसेंट जो है पार्टिकल्स वो पास नहीं हो पाएंगे। तो यहाँ पे 10% जो पार्टिकल्स है वो यहाँ पे पास नहीं हो पाएंगे जिनका साइज क्या है, 0.5 माइक्रोमीटर है। ठीक है, एज कंपेयर टू आइडियल मेम्ब्रेन। आइडियल मेम्ब्रेन तो 100% अलाउ करती थी इन्हें पास होने के लिए, बट रियल मेम्ब्रेन यहाँ पे 10% को अलाउ नहीं कर रही है। और सिमिलरली आप यहाँ पे देख सकते हैं फॉर 0.5 से जो ग्रेटर के पार्टिकल है, यानी कि ये जो साइज है जिनका साइज 0.5 माइक्रोमीटर से ज्यादा है, इनके लिए जो रिटेंशन कोफिशिएंट है वो है यहाँ पे 95%। ठीक है, दैट मीन्स कि ऐसे पार्टिकल जिनका साइज 0.5 माइक्रोमीटर से ज्यादा है वो 95% तो पास नहीं हो पाएंगे, बट 5% वो इस मेम्ब्रेन से पास कर पाएंगे एज कंपेयर टू आइडियल मेम्ब्रेन। आई होप आपको रिटेंशन कोफिशिएंट का मीनिंग समझ में आया है। देखिए इसका फॉर्मूला भी यहाँ पे शो किया गया है, ये आपका इक्वल है टू द डिफरेंस ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ दैट सॉल्यूट इन रेटिनेट माइनस कंसंट्रेशन जो परमेट में है
डिवाइडेड बाई, या फिर आप कह सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू जो कंसंट्रेशन है सॉल्यूट की इन रेटिनेट। तो रेटिनेट आप देख सकते हैं ये हमारा रेटिनेट है, और तो जो कंसंट्रेशन होगी सॉल्यूट की रेटिनेट में उसको हम Cr से रिप्रेजेंट करेंगे, और जो परमेट में है उसको हम Cp से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स हैं, ये इस फर्दर इसको और भी ज्यादा आपको क्लियर करेंगे। इफ अ सॉल्यूट इज रिजेक्टेड कंप्लीटली, यानी कि सॉल्यूट को हमने इस मेम्ब्रेन ने कंप्लीटली रिजेक्ट कर दिया है। फॉर एग्जाम्पल ये जो हमारी मेम्ब्रेन है जिसका मतलब 0.5 माइक्रोमीटर है, 90% पोर साइज, अगर यहाँ पे कोई पार्टिकल 10 माइक्रोमीटर का आ जाता है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो ये इसको बिल्कुल भी पास यहाँ से नहीं होने देगी मेम्ब्रेन। ठीक है, क्योंकि पोर साइज इतना भी वेरी नहीं करेगा, और अगर इतना ज्यादा वेरी कर रहा है तो उस मेम्ब्रेन का कोई यूज नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं कि रियल मेम्ब्रेन के लिए जो 10 माइक्रोमीटर है वो इसको कंप्लीटली रिजेक्ट कर देगी। ठीक है, और अगर ये इसको कंप्लीटली रिजेक्ट कर देगी तो उस केस में ये जो परमेट है इसके अंदर इसकी कंसेंट्रेशन क्या हो जाएगी बच्चों, 0 हो जाएगी। ठीक है, तो आप यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं कि Cp हमारा यहाँ पे 0 हो जाएगा, Cp 0 हो जाएगा तो 1 माइनस 0 क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो उस केस में यहाँ पे रिटेंशन कोफिशिएंट 1 होगा, जिसका मतलब ये है कि उसने 100% रिजेक्ट कर दिया है 10 माइक्रोमीटर साइज पार्टिकल को इस मेम्ब्रेन से पास होने के लिए। ठीक है, और इसी तरीके से जैसे मैंने बताया कि 0.6 माइक्रोमीटर के जो पार्टिकल्स हैं उसके लिए रिटेंशन कोफिशिएंट कितना होगा, तो उसके लिए रिटेंशन कोफिशिएंट होगा 0.95, क्योंकि सिर्फ 5% को ये मेम्ब्रेन अलाउ कर देगी। ठीक है, इसी तरीके से एक और एक्सट्रीम बाउंड्री केस यहाँ पे शो किया गया है, इफ अ सॉल्यूट इज नॉट रिजेक्टेड एट ऑल, यानी कि उसका साइज स्मॉल है। ठीक है, फॉर एग्जांपल इसी रियल मेम्ब्रेन के लिए हम कंसिडर कर लें कि यहाँ पे जो उसका पार्टिकल का साइज है 0.2 माइक्रोमीटर, तो हम एज्यूम कर सकते हैं कि ये जो मेम्ब्रेन है वो इस पार्टिकल को रिजेक्ट नहीं करेगी और ये कंप्लीटली यहाँ से पास हो जाएगा। अगर ये कंप्लीटली यहाँ से पास हो जाएगा तो इस केस में जो हमारा Cp है उसकी कंसेंट्रेशन इक्वल हो जाएगी किसके, Cr के। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फ्लो रेट आप मान सकते हैं कि फ्लो रेट बहुत हाई है। ठीक है, तो कंसेंट्रेशन में इतना डिफरेंस नहीं आ रहा है, तो इसको हम बाद में भी देखेंगे कि अगर फ्लो रेट बहुत ज्यादा हाई होता है तो कंसेंट्रेशन में इतना डिफरेंस नहीं आता है। तो आप ये एज्यूम कर पाएंगे कि जो कंसेंट्रेशन परमेट में है वही कंसेंट्रेशन किस में आ जाएगी, रेटिनेट, मतलब रेटिनेट के इक्वल हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे आपका ये फ्रीली पास हो सकते हैं ये आपके पार्टिकल 0.2 माइक्रोमीटर के। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे Cr इक्वल टू Cp, Cr इक्वल टू Cp हो जाएगा। तो इन दोनों का डिवाइड करेंगे, मतलब यहाँ पे दोबारा से लिख देते हैं इसका फॉर्मूला, हम कहाँ पे लिखे, यहाँ पे लिख देते हैं R इक्वल टू 1 माइनस Cp इक्वल टू Cr हो गया, तो ऊपर भी Cp डिवाइडेड बाई, या फिर ऊपर भी Cr नीचे भी Cr, Cr से Cr कैंसिल, तो आ गया 1 माइनस 1 और 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। तो उस केस में रिटेंशन कोफिशिएंट 0 है, दैट मींस रिटेंशन कोफिशिएंट 0 का मीनिंग कि 100% उसने अलाउ कर दिया मेम्ब्रेन। ठीक है, तो आई होप आपको रिटेंशन कोफिशिएंट क्लियर हो गया होगा। नहीं हुआ है तो एक बार दोबारा से उसको रिपीट कर लीजिए। नाउ एन आइडियल मेम्ब्रेन कैन अकम्प्लिश शार्पली डिफाइंड सेपरेशन, बट रियल मेम्ब्रेन हैव मोर डिफ्यूज कट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक। तो यही चीज मैंने अभी आपको एक्सप्लेन की है। Membrane are rated by their manufacturers to give an indication of the minimum particle size or solute molecular weight retained। ठीक है, तो मैन्युफैक्चरर आपको सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि ये जो हमारी मेम्ब्रेन है वो किस रेंज तक के पार्टिकल्स को और कितने परसेंट उसका मतलब उसका रिटेंशन कोफिशिएंट क्या है उस पार्टिकल रेंज के लिए। तो ये सारी इंफॉर्मेशन मैन्युफैक्चरर आपको प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो वो दो टाइप की रेटिंग यहाँ पे आपको प्रोवाइड करता है, एक है आपकी एब्सोल्यूट रेटिंग और एक है आपकी नॉमिनल रेटिंग। ठीक है, absolute rating means the membrane can be expected to retain all particles above its rated pore size। तो ये आपको मैक्सिमम पोर साइज यहाँ पे बता देंगे एब्सोल्यूट रेटिंग के अंदर कि इस मेम्ब्रेन की मैक्सिमम जो पोर साइज है वो इतना है, तो इससे ज्यादा के जो पोर साइज, मतलब इससे ज्यादा के जो साइज के पार्टिकल है वो यहाँ पे पास नहीं हो पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल an absolute membrane rating of 0.5 micrometer implies that particle with size greater than this will not pass through the membrane under standard operating कंडीशंस। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग कंडीशन मतलब नॉर्मल रूम टेम्परेचर और प्रेशर के अंदर, और आपको ये सारी चीजें भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड होगी कि किस पीएच रेंज के लिए वो मेम्ब्रेन वर्क कर सकती है। ठीक है, और किस सॉल्वेंट के लिए वो कंपेटेबल है, तो सारी इंफॉर्मेशन आपको मैन्युफैक्चरर प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो आप उनकी साइट पे जाकर के सारी डिटेल चेक कर सकते हैं। देन नेक्स्ट है आपका नॉमिनल रेटिंग। नॉमिनल रेटिंग इज यूज्ड मेनली विद अल्ट्राफिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन एंड इज एक्सप्रेस्ड एज मॉलिक्यूलर वेट कट ऑफ। जरूरी नहीं है मॉलिक्यूलर वेट कट ऑफ हो, पार्टिकल साइज भी हो सकता है, बट क्योंकि यहाँ पे पार्टिकल का साइज क्योंकि ज्यादा स्मॉल हो जाता है तो वहां पे साइज नहीं उसका मॉलिक्यूलर वेट के बेसिस पे हम बताते हैं कि इसका मतलब इतने डाल्टन तक का जो पार्टिकल है वो यहाँ पे पास हो सकता है, तो उसके बेसिस पे यहाँ पे हम बताते हैं। द मॉलिक्यूलर वेट कट ऑफ यूजली रेफर्स टू द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अ टेस्ट सॉल्यूट दैट इज 90% रिटेन्ड बाय द मेम्ब्रेन।
तो यहाँ पर ये आपको वो कट ऑफ मेंशन कर रहे हैं जिस कट ऑफ में आपका मतलब जो साइज है पार्टिकल का वो 90% रिटेन कर लेगी मेम्ब्रेन, ठीक है। यानी कि 90% रिटेन कर रही है मतलब 10% अलाउ कर रही है पास होने के लिए, ठीक है। तो इसको इस एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। Therefore, if a membrane with a molecular weight cutoff of 10,000 is used to filter a protein or other solute of molecular weight 10,000, roughly 90% of the solute can be expected to be found in the retinate and 10% in the परमेट, ठीक है। तो अगर मोलिकुलर वेट कट ऑफ जो मतलब प्रोवाइड किया, नॉमिनल रेटिंग जो प्रोवाइड किया, अगर वो 10,000 है और अगर आप 10,000 मोलिकुलर वेट का ही प्रोटीन यहाँ पे फिल्टर कराना चाह रहे हैं तो सिर्फ उसका 10% ही फिल्टर हो पाएगा, यानी कि 10% ही आपको परमेट में मिलेगा, 90% आपका रिटेन हो जाएगा, रेटिनेट में मिलेगा, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। नहीं हुआ तो मैं एक बार आपको यहाँ से फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। वही हमारा सेम एग्जाम्पल, 90% साइज जो है वो 0.5 माइक्रोमीटर ले लेते हैं और 5% ले लेते हैं हमारा लेस देन 0.5 और जो हमारा रेस्ट 5% है उसे हम कंसिडर कर लेते हैं ग्रेटर देन 0.5 माइक्रोमीटर, ठीक है। एब्सोल्यूट रेटिंग आपको बता रहा है कि इस मेम्ब्रेन का मैक्सिमम पोर साइज क्या हो सकता है। तो मैं कंसिडर कर लेता हूँ ये जो 5% पोर्स है जिनका साइज 0.5 माइक्रोमीटर से ग्रेटर है, उसमें जो मैक्सिमम साइज है पार्टिकल का लेट से वो है आपका 0.7 माइक्रोमीटर, ठीक है। तो दैट मीन्स ये इसकी एब्सोल्यूट रेटिंग है। बट ये एब्सोल्यूट रेटिंग तो है, बट क्या ये 0.7 माइक्रोमीटर के सभी पार्टिकल्स को अलाउ करेगा पास होने के लिए? तो आंसर है नो। ये सिर्फ आप यहाँ पे देख सकते हैं क्योंकि 90% जो है उनका पोर साइज 0.5 माइक्रोमीटर है, तो ये सिर्फ 0.5 माइक्रोमीटर के पार्टिकल्स को ही, उन्हीं को ही अलाउ करेगा मेम्ब्रेन से पास होने के लिए। 0.7 माइक्रोमीटर के तो आपके कुछ मान लीजिए 0.1% या 2% ही आपके यहाँ से पास हो पाएंगे। तो एब्सोल्यूट रेटिंग इतना ज्यादा डिटेल इंफॉर्मेशन यहाँ पे नहीं प्रोवाइड कर रही है, बट ये इतना जरूर बता रही है कि जो आपकी इम्प्योरिटीज है वो किस साइज तक की यहाँ पे आपकी प्रेजेंट हो सकती है आफ्टर फिल्ट्रेशन, ठीक है। फिर हम यूज करेंगे नॉमिनल रेटिंग, और नॉमिनल रेटिंग हमें बताएगी कि वो साइज क्या है पार्टिकल का जो कि 90% मेम्ब्रेन रिटेन कर लेगी, ठीक है। 90% रिटेन करने की मतलब 10% अलाउ करेगी पास होने के लिए। इससे हमें ये आइडिया मिल जाएगा कि जो हमारे 10% पोर्स हैं वो आपके मतलब जो मेम्ब्रेन की कट ऑफ है उससे ज्यादा के पार्टिकल्स को अलाउ करेगी पास होने के लिए। क्लियर? तो वही चीजें यहाँ पे ग्राफ के हेल्प से यहाँ पे आपको शो की गई हैं और यहाँ से आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो आप देख सकते हैं ये आपका साइज और मॉलिकुलर वेट, ठीक है। या तो आप साइज कंसिडर कर लीजिए, आप मॉलिकुलर वेट कंसिडर कर लीजिए, और ये आपका रिटेंशन कोफिशिएंट। रिटेंशन कोफिशिएंट ऑफ 1 मतलब कंप्लीटली रिजेक्ट कर दिया 100%, 0.5 मतलब कि 50% अलाउ किया है, और 0.0 मतलब कंप्लीटली अलाउ कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपकी आइडल मेम्ब्रेन है, तो आइडल मेम्ब्रेन की कट ऑफ शार्प होती है। तो अगर आप यहाँ पे इसको 0.5 माइक्रोमीटर कंसिडर कर लें तो दैट मीन्स कि ये जो आइडल मेम्ब्रेन है ये आपके 0.5 जैसे ही साइज आएगा पार्टिकल्स का, उसके बाद के जो पार्टिकल्स है उनको कंप्लीटली रिजेक्ट कर देगी, ठीक है। तो इसके बाद से जो आइडल मेम्ब्रेन का ग्राफ है वो इस तरीके से होगा, ठीक है। दैट मीन्स इसका जो रिटेंशन कोफिशिएंट है आइडल मेम्ब्रेन का वो 0.5 माइक्रोमीटर के बाद से क्या हो जाता है 100% हो जाता है, ठीक है। या दैट मीन्स कि जो पार्टिकल जिनका साइज 0.5 माइक्रोमीटर से ज्यादा है अब उसको ये आइडल मेम्ब्रेन अलाउ नहीं करती है। बट जो रियल मेम्ब्रेन है उनके साथ ऐसा नहीं होता है, इनके यहाँ पे क्या है डिफ्यूज कट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक ये शो करते हैं। तो आप ये देख सकते हैं ये जो मेम्ब्रेन है इसका ये डिफ्यूज कैरेक्टरिस्टिक शो कर रही है, ठीक है। इसका मीनिंग हम समझते हैं। देखिए अगर आपके पार्टिकल का साइज इतना है, ठीक है, तो दैट मीन्स उसका जो रिटेंशन कोफिशिएंट है वो यहाँ पर फॉर एग्जांपल कितना कंसिडर करें, ये 0.01 है, ठीक है। तो दैट मीन्स 0.01 मतलब इसके आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1%। तो दैट मीन्स ये जो पार्टिकल्स ऐसे पार्टिकल जिनका साइज यहाँ पर है उसका 1% ये मेम्ब्रेन रिटेन कर लेगी और जो उसका 99% है उसको पास होने देगी, ठीक है। इसी तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो साइज है पार्टिकल का, अगर आप इसे हम कंसिडर कर लें कि इसकी वैल्यू है 0.25, ठीक है, रिटेंशन कोएफिशिएंट, तो दैट मीन्स ये 25% जो है ये जो साइज है पार्टिकल का उसको रिटेन करेगी और 75% को अलाउ करेगी पास होने के लिए। सिमिलरली यहाँ पर आपका 50% आ गया है, तो यहाँ पर जो पार्टिकल्स हैं उनको 50% ये रिटेन करेगी और 50% को अलाउ करेगी। और इसी तरीके से जैसे जैसे आप साइज इंक्रीज कर रहे हैं पार्टिकल्स का वैसे वैसे रिटेंशन कोएफिशिएंट इंक्रीज होता जा रहा है, यानी कि जो रिजेक्शन है
मेम्ब्रेन का वो इंक्रीज हो रहा है ऐसे पार्टिकल्स के लिए जिनका साइज ज्यादा है। ठीक है, तो ये जो पार्टिकल्स है जिनका साइज यहाँ पर ज्यादा है, तो आप कंसिडर कर सकते हैं इस मेम्ब्रेन की कट ऑफ ये होनी चाहिए थी, बट ये इस पार्टिकल्स को, जो इस साइज के जो पार्टिकल्स हैं उसको भी अलाउ करिए पास होने के लिए। आप इसे कंसिडर कर लीजिए कि यहाँ पे इसका रिटेंशन कोएफिशिएंट 0.9 है, तो दैट मीन्स ये 90% को तो रिटेन मतलब रिटेन करेगी या रिजेक्ट करेगी, और 10% को ये जो इस साइज के जो पार्टिकल्स हैं उसको अलाउ करेगी पास होने के लिए। ठीक है, और आप देख सकते हैं ये धीरे धीरे सिग्मोइडल कर्व है, तो ये एकदम से शार्प जो है, मतलब कुछ हाई मॉलिक्यूलर वेट के पार्टिकल्स आपके यहाँ पर आपके फिल्टर हो जाएंगे। ठीक है, बट उनका रिटेंशन कोएफिशिएंट क्योंकि ज़्यादा है, दैट मीन्स वो आपके बहुत ही कम अमाउंट में यहाँ पे पास हो पाएंगे। आई होप मैं आपको इसे अच्छे से एक्सप्लेन कर पाया। तो यहाँ पे क्या है, रिलेटिवली डिफ्यूज है, और एक और टाइप की मेम्ब्रेन यहाँ पे शो की है, रियल मेम्ब्रेन विद रिलेटिवली शार्प कट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक। तो ये जो मेम्ब्रेन है इसको मैं दूसरे कलर से हाईलाइट कर देता हूँ फॉर इजी अंडरस्टैंडिंग। तो ये जो हमारी मेम्ब्रेन है इसकी थोड़ी शार्प कट ऑफ है। ठीक है, तो ये इसको हम ज्यादा प्रेफर करेंगे यूज करने के लिए, क्योंकि ये कट ऑफ के बाद ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट के जो पार्टिकल्स हैं उनको अलाउ नहीं कर रही है पास होने के लिए, यानी कि ये जल्दी रिटेंशन कोएफिशिएंट 1 को अचीव कर लेगी। ठीक है, तो इसलिए ये इसको हम ज्यादा प्रेफर करेंगे। देन यहाँ पर आपको एब्सोल्यूट रेटिंग शो की गई है। एब्सोल्यूट रेटिंग में रिटेंशन कोएफिशिएंट 1 के पार्टिकल्स को रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी कि ऐसे पार्टिकल जिसको मेम्ब्रेन कंप्लीटली रिजेक्ट कर देगी। ठीक है, जिनको कंप्लीटली पास नहीं होने देगी। तो ये जो हमारा रिलेटिवली डिफ्यूज है कट ऑफ करेक्टरिस्टिक है, इस टाइप की मेम्ब्रेन के लिए ये एब्सोल्यूट रेटिंग यहाँ पर होगी, और ये जो हमारा रिलेटिवली शार्प कट ऑफ करेक्टरिस्टिक है इसके लिए हमारी जो आपकी एब्सोल्यूट रेटिंग है वो यहाँ पर लाई करेगी। तो आप देख सकते हैं कि ये इतने ज्यादा साइज के पार्टिकल्स को भी अलाउ कर रही है पास होने के लिए, और ये एज कंपेयर टू दिस मेम्ब्रेन ये थोड़ा कम अलाउ कर रही है, तो इसलिए हम इसको प्रेफर कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज नॉमिनल रेटिंग। नॉमिनल रेटिंग आपको बताती है कि ऐसे पार्टिकल जो 90% रिटेन हो जाएंगे इस मेम्ब्रेन के थ्रू। ठीक है, तो उस साइज को यहाँ पे मेंशन करते हैं नॉमिनल रेटिंग में। आप देख सकते हैं ये जो साइज है ये आपका नॉमिनल रेटिंग में आएगा, और ये इसका मीनिंग ये है कि इस साइज का जो पार्टिकल है वो 90% रिटेन हो जाएगा और 10% मेम्ब्रेन अलाउ कर देगी। ठीक है, और अगर आप इस साइज से आगे एक्सीड करेंगे तो वहां पे जो आपका रिटेंशन कोएफिशिएंट है वो आपका और भी ज्यादा इंक्रीज होता चला जाएगा। ठीक है, और एट द एंड वो जाके 1 को अचीव कर लेगा। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आप देख सकते हैं क्योंकि इसको 1 रिटेंशन कोएफिशिएंट 1 को अचीव करने में ज्यादा टाइम लगेगा, और वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि रिटेंशन कोएफिशिएंट क्लोज टू 1 ही आप कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस टाइप की रेटिंग मैन्युफैक्चरर यहाँ पे प्रोवाइड करता है, उनका मीनिंग क्या है, आइडियल मेम्ब्रेन और रियल मेम्ब्रेन में क्या डिफरेंस है, और रिटेंशन कोएफिशिएंट क्यों इंपॉर्टेंट है। रिटेंशन कोएफिशिएंट एक पर्टिकुलर साइज के लिए ही आपको बताया जाएगा, इस चीज को याद रखिए, क्योंकि हर साइज के पार्टिकल के लिए रिटेंशन कोएफिशिएंट डिफरेंट होता है। क्लियर? आई होप आप लोग को ये वीडियो भी अच्छा लगा होगा। अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर इस वीडियो को शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।